हेलो गाइस। तो आज हम वापस आ चुके हैं। हमारा कल का वीडियो ज़रा ऑडियो उसमें इतना अच्छा नहीं था, हमने देखा तो हम फिर वापस अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज हम स्पीड में रहेंगे और आज हम कंप्लीट करेंगे मैटर वेव्स प्लस एटम्स। तो 2 चैप्टर होंगे आज अपने, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैटर वेव्स जैसे पढ़ते हो तो पहले आता है डी ब्रोगली बाबा का हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली सर ने एक हाइपोथेसिस दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है, ठीक है, ठीक है, कोई अगर पार्टिकल है तो उसके पास वेव नेचर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। वेव कोई पार्टिकल है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेव नेचर होना चाहिए, और वेव नेचर है तो उसके पास कुछ ना कुछ उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए, राइट। उन्होंने ऐसा कहा। तो उन्होंने फार्मूला दिया उसकी वेवलेंथ के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ इक्वल टू एच अपॉन पी, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। और मोमेंटम किसे देते हैं, कैसे लिखते हैं, एम इंटू वी, एम इंटू वी, समझे, एम इंटू वी। चलो आगे बढ़ते। अभी हम बात करते हैं वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ह्यूमंस की। अभी फॉर एग्जांपल अगर कोई मतलब ह्यूमन है, अगर कोई ह्यूमन है, ठीक है, हमने देखा भी अगर कोई ह्यूमन है उसके मतलब आइडियल कंडीशन लेते हैं, ठीक है। उसका मास है 60 kg, उसकी वेलोसिटी, अगर उसको हमने वेलोसिटी दी मतलब उसको वेलोसिटी दी इन द सेंस वो अगर 60 kg का अगर इंसान है और 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है या फिर भाग रहा है कुछ भी, तो उसका मोमेंटम क्या आएगा, 600 kg/s। तो उस पर इसकी ये जो इंसान है, ये जो मैन है वो जो भाग रहा है, उसकी उसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कितनी आ रही है, एच अपॉन पी, ठीक है, डी ब्रोगली के हिसाब से। एच पी वैल्यू डाली, लैम्बडा की वैल्यू क्या आ रही है अभी 1.1 इंटू 10⁻36 मीटर्स, 1.1 इंटू 10⁻36 मीटर्स आ रही है, ओके, ठीक है। लेकिन 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 इसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आज तक जो मशीन बनी है, आज तक जो भी मशीन बनी है जो मतलब वेवलेंथ डिटेक्ट करती है, उसकी लिमिट क्या है, 10⁻16 मीटर्स। और ये 10⁻36 है, मतलब ये तो इसको मतलब इम्पॉसिबल के भी आ गई, ये कर ही नहीं पाएगी, ठीक है, मतलब मशीन से ये ना हो पाएगा, ठीक है। तो अब तक मशीन जो बनी है वो क्या कब क्या है, उसकी लिमिट क्या है 10⁻16 मीटर्स की, ठीक है। वहां तक वो 10⁻16 तक वो काउंट कर सकती है, मतलब डिटेक्ट कर सकती है किसी की भी वेवलेंथ, उसके आगे पीछे नहीं कर सकते। 10⁻16 तक है, अप टू मतलब 10⁻16 तक कर सकते हो, 10⁻17 नहीं कर सकते, 18 नहीं कर सकते, 19 नहीं कर सकते, ऐसा आगे बढ़ता है। देखो अब, देखो अभी देखो, अगर हमें कोई चीज किसी भी अगर पार्टिकल है वो एग्जिस्ट करता है और उसकी अगर वेवलेंथ निकलनी है और वो इस रेंज के आसपास आए, 10⁻16 से अगर वो कम आए, 10⁻16 से अगर वो कम आए, ठीक है, हाँ 10⁻16 के आसपास आए, ठीक है, मतलब इसके ऊपर आए, कम नहीं इसके ऊपर, ठीक है। तो हमें कोई ऐसा पार्टिकल लेना पड़ेगा, जिसका मास बहुत कम हो, जिसका मास बहुत कम हो। अगर हम यहाँ पे मैन की अगर ये मैन ले रहे थे ना, अगर कोई पार्टिकल लेते हैं, अगर उसका मास 1 ग्राम भी लेते हैं, 1 ग्राम, तो भी कोई ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे ये माइनस, देखो कहीं अगर 10 ग्राम लेते हो, 10 ग्राम, और इसे अगर केजी में लेके जाते हो 10 ग्राम को, तो 10⁻³ आएगा इधर, ये -3 ऊपर ले जाएगा तो भी क्या आएगा, -31, फिर भी डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो सिम एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास बहुत कम है और वो एग्जिस्ट करता है, और हमें पता है कौन है वो, हमारा प्यारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन देखो, देखो अभी क्या है, वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी, पी मतलब एम इंटू वी। अब इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता है, सबको पता है इलेक्ट्रॉन का मास, राइट, 10⁻31 का ऑर्डर आता है। तो ये तो इजीली मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू लेके आएगा, -31 है, तो ये ऊपर जाएगा तो -3, और हम इसे क्या इजीली इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी कैसे दोगे भाई, ये पॉइंट है ना, इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी कैसे दोगे। इलेक्ट्रॉन ऐसा मतलब ये तो नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि चलो मैं भाग रहा हूँ, मैं भागता हूँ, मैं कुछ वेलोसिटी से भागूंगा अपने आप, तो आप मेरी वेलोसिटी देख लेना, ऐसे इलेक्ट्रॉन तो नहीं बोलेगा। तो इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, पहले एक्सलर्ट करते हैं किसी एक पोटेंशियल के थ्रू, इलेक्ट्रॉन को एक्सलर्ट करते हैं किसी एक पोटेंशियल के थ्रू, ठीक है, तब जाके उसके पास कुछ वेलोसिटी आती है, ठीक है। हाँ, और जब भी डी ब्रॉग्ली के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, डी ब्रॉग्ली वो इलेक्ट्रॉन का ही पूछेगा, उसकी जगह पे और कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही आएगा। और उसके देखो
ये सब डाल के वेलोसिटी लैम्डा नहीं निकाल सकते हम। ये सब डाल के नहीं करना है, इतना घनघोर मैथ्स नहीं करनी है। हम सीधा करेंगे इस फॉर्मूले से, लैम्डा इक्वल टू √150 अपॉन डेल्टा वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। डेल्टा वी क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस है जिससे तुम इसे एक्सलेट कर रहे हो, ठीक है। अभी √150 की वैल्यू क्या आएगी? अप्रोक्स क्या दिया? 12.27 के आसपास, क्योंकि 144 का क्या है? रूट क्या है? 12। 150 मतलब 12 से थोड़ा ऊपर, मतलब 12.27 अपॉन रूट डेल्टा वी एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो देखो अभी इस फॉर्मूले से आप सीधे सीधे क्वेश्चंस कर सकते, ठीक है। अरे क्या अभी इफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सलेटर ये सब हो गया, अब इतना हम सब देख लिए, समझ गए इतना सब, हाँ या नहीं? चलो आगे बढ़, अभी आगे बढ़ते, चलो अब आगे बढ़ते। ये देखो आपने अभी देखो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेवलेंथ, अभी डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, किस मतलब कितने इसके अंदर वेरिएशन हो सकते हैं, अभी देखिए फॉर्मूले से देखते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या आपने देखा? लैम्डा इज एच अपॉन पी, पी एम वी, पी इक्वल टू एम वी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? एच अपॉन √2m की, अब एम वी से सीधा √2m की, ये क्या, ये कौन सा रिलेशन है, कहाँ से आया? अब याद करो आपका वो पिछला जन्म, जब तुमने 11th के अंदर एनएलएम पढ़ा था, एनएलएम के अंदर ये रिलेशन बताए, पी इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू एम के, राइट, वही क्वेश्चन है। और इसके बाद हर एक की देखो ये इक्वल टू एच अपॉन √2m, कैनेडा की जगह से लिख सकते हो तुम, क्यू इंटू डेल्टा वी। क्यू क्या है? चार्ज ऑफ द पार्टिकल। डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो एच अपॉन, अभी देखो अगर कोई पार्टिकल है, अगर वो थर्मल मोशन कर रहा हो तो अभी केटीजी, अभी केटीजी लगेगा। अभी केटीजी का नाम में पढ़ा है, काइनेटिक जब मतलब कोई पार्टिकल है वो थर्मल मोशन कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? √3m kT। अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना यहाँ पे के क्या है, के और के की वैल्यू मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जस्ट मैं देखूंगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया, पूछा था आपको, तो आप लोग किसी ने कमेंट में बताया नहीं मुझे, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, ये गायब हो गया, ये क्या है इधर? यहाँ पे शायद प्रोटॉन है, हाँ यहाँ पे प्रोटॉन है, या न्यूट्रॉन है, या अल्फा पार्टिकल, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन का मास क्या होता है? mp। न्यूट्रॉन का 2 टाइम्स ऑफ mp, अल्फा पार्टिकल का 4 टाइम्स ऑफ mp। इसका चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन का +c, न्यूट्रॉन का +c, अल्फा पार्टिकल का +2e। तभी देखो ये जो फॉर्मूला देखा ना हमने, देखो कहा गया ये h अपॉन √2m³ डेल्टा v। तो यहाँ पे बोले क्वेश्चन पूछेगा कि हमने यहाँ पे नहीं क्या पोटेंशियल सेम रखा है और 3 पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तीनों लिए, और पूछेगा कि लैम्डा का हमें रिलेशन बताओ, तो सिर्फ यहाँ पे h√2 ये सब क्या कांस्टेंट कट हो जाएगा, m³ मास और चार्ज के साथ रेशियो निकाल लेना, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, अभी हम आते हैं डेविडसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट। देखो पहले क्या देखा हमने, डी ब्रोगली बाबा की पूरी कहानी सुनी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था, ठीक है, मतलब उन्होंने बातें की थी कि अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है उसके पास वेव नेचर होना चाहिए, वेव नेचर है तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक है। तो उन्होंने देखो आगे डी ब्रोगली ये सब, देखो ये देखो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, देखो इन्होंने ये सब कहा, लैम्डा एच अपॉन पी, एच की वैल्यू क्या है, देखो। लेकिन अभी डी ब्रोगली ने जो भी कहा ना, तो ये वैलिड, देखो ये जो वेवलेंथ का जो ये जो चक्कर है, ये सब पूरे पार्टिकल के लिए वैलिड है, सब पार्टिकल के लिए वैलिड है डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस। बट डिटेक्ट हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ हम उसकी वेवलेंथ डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए, ठीक है। हाँ तो ये याद रखना, डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस है वो सब पार्टिकल के लिए वैलिड है, सब पार्टिकल के लिए वैलिड है, लेकिन डिटेक्ट हम इसे सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहा था अभी हम डेविडसन एंड जर्मन। तो देखो उन्होंने तो बातें की थी, तो डेविडसन जर्मन साहब आए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया पूरा वेव नेचर, पार्टिकल का वेव नेचर है, पार्टिकल के पास वेव नेचर है, तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? डेविडसन और जर्मन ने। तो इन्होंने यहाँ पे पार्टिकल क्या यूज किया? इलेक्ट्रॉन। तभी देखो इनका सेटअप देखो, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक गन एक, ठीक है, ये करते हैं इलेक्ट्रॉन मारते हैं इधर से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे आता है, एक्सीलरेटेड होता है, और यहाँ पे निकल टारगेट है। निकल टारगेट क्यों किया है? क्योंकि ये ना 3D डिफ्रैक्टिंग ग्राफ्टिंग करता है, डिफ्रैक्शन ग्राफ्टिंग करता है। क्या करता है? जैसे यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो ये तीनों प्लेन के अंदर इसको डिफ्रैक्ट करता है। और देखो ये यहाँ पे इन्होंने लगाया है मूवेबल कलेक्टर लगाया है। कलेक्टर क्या करता है? यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन का बीम आई तो उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। देखो इतना ही है, ये सबने पूछेगा, इसमें से पूछता क्या है, देखो मैं बता दूं आगे का।
इसके रिजल्ट कहते हैं। चलो आगे, ये तो इलेक्ट्रॉन गन यूज किए, क्यों यूज किए भाई, जैसे इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रॉन, हम इसके अंदर से बम्बार्ड करेंगे निकल क्रिस्टल के ऊपर। और निकल क्रिस्टल क्यों यूज किए, निकल क्रिस्टल का काम क्या है देखो, डिफ्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन बीम ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन। निकल क्रिस्टल बिहेव्स लाइक अ 3 डायमेंशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। क्या है, तीनों प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ये बराबर से ये करता है, कहते हैं डिफ्रैक्ट करता है। डिटेक्टर क्यों लगाया है, इलेक्ट्रॉन की बीम डिटेक्ट करनी है इसलिए डिटेक्टर लगाया है। ओके, अभी कंक्लूजन और रिजल्ट क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर एक ग्राफ बनाया उन लोगों ने, किसका, इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन वर्सेस द डिफ्रैक्टिंग एंगल। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए ग्राफ, पहले से हल्लू 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 बढ़ता है फिर कांस्टेंट होता है, एक जगह पे एक जंप, उनको देखो मैक्सिमम वैल्यू मिली इंटेंसिटी, फिर और कम होने लगी। तो इन्होंने ये देखा कि ये जो मैक्सिमम मिली वो क्या पोटेंशियल था यहाँ पे और क्या फाई था। तो वैल्यू क्या थी देखो, फाई क्या था 50 डिग्री, और जो पोटेंशियल लगा था वो क्या था 54। तो उन्होंने नोटिस किया जब 550 डिग्री है और पोटेंशियल 54 वोल्ट है, तो तब उन्होंने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखे वहाँ पे, मैक्सिमम डिफ्रैक्टिंग मिले इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने ये कहा कि ये कंडीशन 50 डिग्री या 54 वोल्ट के ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना जाती है। ठीक है, या देखो इतना था हमारा, भी हमने देख लिया ना, डेविडसन जर्मन देख लिया, वेवलेंथ के अलग अलग सब फॉर्मूले भी देख लिए। देखो अभी क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्मूले पे, लैम्बडा इक्वल टू h/p h/mv, यही घूमेगा क्वेश्चन। फिर ये मास का रेशियो, देखो ये इसके ऊपर ये पूछेगा 54 डिग्री 54 वोल्ट 50 डिग्री और क्या यूज किया था, इलेक्ट्रॉन, खत्म, इतना ही पूछता। ठीक है, इतना ही पूछता है यहाँ पे। अभी आगे बढ़ते हैं हम एटम्स की ओर, बढ़े आगे, बोर तो नहीं हो गए, बोर तो नहीं हो गए, बढ़े फिर आगे। चैप्टर 12 एटम्स, चैप्टर 12 एटम्स। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एटम्स को। ठीक है, चलो शुरू करें। देखो अभी एटम्स के अंदर क्या था, अभी हमने देखा पीछे क्या क्या पढ़े हमने पीछे, अभी डी ब्रॉगली बाबा पढ़ा, उसके बाद क्या डेविडसन का भैया का जर्मन पढ़ा, पूरा इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे एटम्स। एटम्स के अंदर भी हमें वैसे ही करना है। यहाँ पे जैसे चैप्टर खोलेंगे, पहले हमें मिलेंगे डाल्टन साहब, उसके बाद हमें मिलेंगे थॉमसन साहब, उसके बाद हमें मिलेंगे रुदरफोर्ड साहब, उसके बाद हमें मिलेंगे बोर साहब। तो ये 4 और सर है, इन सबसे मिलना है अभी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या आया, डाल्टन एटॉमिक मॉडल। डाल्टन एटॉमिक मॉडल, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कोई जो भी मैटर प्रेजेंट है, जो भी मैटर प्रेजेंट है वो बना है एक स्मॉल टाइनी एटम से, और एटम क्या है, इनडिविजिबल है, मतलब एटम को आप ब्रेक नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसी बातें कही तो लोग माना ठीक है चलो सही है, अच्छा होगा। उसके बाद आया थॉमसन, उसके बाद देखो ये डाल्टन ने इतने से कहा, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट प्रूफ दिया नहीं। उसके बाद आया जे थॉमसन, इनका मॉडल है, इन्होंने मॉडल बनाया, उसका नाम क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, इन्होंने कहा मतलब जैसा अपन ये होता है ना खरबूजा या फिर तरबूज, कुछ भी, उसके अंदर कैसा देखो पूरा रेड रेड होता है, फिर उसके अंदर वो बी होते हैं ब्लैक 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 ब्लैक। उन्होंने कहा कि ये जो ब्लैक ब्लैक बी है वो इलेक्ट्रॉन है, वो घूमते रहते, वो घूमते रहते। उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया, इन लोगों खत्म कर दिया, बाय बाय बोल दिया, बाय बाय बोल दिया। फिर आया रुदरफोर्ड, फिर आया रुदरफोर्ड, ये थे भाई जानदार खतरनाक इंसान। इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, अल्फा स्कैटरिंग वाला, रुदरफोर्ड का। ठीक है, उसके बाद आया बोर। चलो पहले हम पढ़ेंगे रुदरफोर्ड, तो बड़े आगे रुदरफोर्ड भाई के पास। सब रेडी है, लाइक कर दिया लेक्चर को, शेयर भी कर दिया। चलो फिर आगे रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ये क्या है, इन्होंने क्या किया देखो, देखो अभी कोई भी अगर इनका एक्सपेरिमेंट आए ना मॉडर्न फिजिक्स से, तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट्स क्या थे, वो एक्सपेरिमेंट में यूज क्या क्या किया, और वो एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हुआ। ठीक है, देखो अभी इन्होंने इसमें क्या यूज किया है, अल्फा पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, गोल्ड फॉइल और इन्होंने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की रुदरफोर्ड ने। और न्यूक्लियस का साइज क्या निकल के आया था, 10⁻⁻15 मीटर्स, और एटम का साइज क्या आया, 10⁻10 मीटर्स। अभी सोचो न्यूक्लियस कितना छोटा है, एटम की साइज देखो, न्यूक्लियस की साइज देखो, कितना छोटा है न्यूक्लियस। ठीक है, और इन्होंने इधर गोल्ड ही क्यों यूज किया, गोल्ड फॉइल क्यों यूज की, क्योंकि गोल्ड ही ऐसा एक मटेरियल है जो सबसे सबसे ज्यादा मेलेबल है, मतलब गोल्ड की ही सबसे थिन से भी थिन लेयर हम बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए गोल्ड यूज किया था, ऐसे नहीं कि वो अमीर है इसलिए, ऐसे नहीं,
उसी प्रॉपर्टी है गोल्ड की, इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल मारे, देखो गोल्ड फॉइल की देखो, ही वांटेड टू स्टडी द सिंगल एटम, गोल्ड इज हाईली मेलेबल मटेरियल, मैंने पीछे बताया गोल्ड क्या है, पूरा बहुत ज्यादा मेलेबल है, मतलब उसकी इतनी थिन पतली आप ये बना सकते हो, लेयर बना सकते हो ना, पूरी शीट बना सकते हो उससे। और इन्होंने जो शीट बना के यूज की वो कितनी थी, देखो 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर, एनसीईआरटी का डाटा है, 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स, ठीक है। देखो अभी दिस थिन शीट इज हैविंग थिकनेस ऑफ, उसकी थिकनेस कितनी है, 2 to 3 एटम्स इतनी, बस 2 to 3 एटम, मतलब अल्फा पार्टिकल जो भी आएगा उसका इंटरेक्शन इनमें से होगा, मैं सबसे ज्यादा जितना मतलब थिन पार्टिकल होगा, थिन हम फॉइल लेंगे, उसका इंटरेक्शन अल्फा पार्टिकल से उतना कम होगा, राइट, इसलिए उन्होंने ये यूज किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो अभी आ गया हम रिजल्ट्स के ऊपर, इसके ऊपर आ गया हम रिजल्ट्स के ऊपर। अभी रिजल्ट्स क्या क्या थे देखो, रिजल्ट्स क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड, इसका मतलब क्या है, अल्फा पार्टिकल्स आते हैं, लगते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। ओनली 0.14% डिफ्लेक्टेड बाय मोर देन 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री के ऊपर डिफ्लेक्शन दिखाने वाले कितने थे, सिर्फ 0.14% थे। और 8,000 में एक ऐसा था जो 90 डिग्री के ऊपर से निकल जाता था, मतलब 90 डिग्री के ऊपर डिफ्लेक्शन दिखाता था, ऐसे थे। और बाकी के मैक्सिमम क्या थे, मतलब बहुत कम ऐसे थे जो 180 डिग्री के ऊपर यहाँ से जाते थे, जैसे जाते थे न्यूक्लियस पे लगते थे, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे लगते थे और वापस आते थे, यहाँ पे जाते सीधे जाते थे, यहाँ पे लगते थे डिफ्लेक्ट होते थे, सीधा उस जहां से गए वही उसी रूट से वापस आते थे, राइट। और ये देखो यहाँ पे भी लिखा है गोल्ड फॉइल थिकनेस क्या थी, ये वो, ठीक है। अब आगे देखो, ये देखो ऑब्जर्वेशन किया सर के, 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड कितने जा रहे हैं, 99%, मतलब क्या, उसका एटम के अंदर जो स्पेस है वो बहुत खाली है, मतलब एटम अंदर से खोखला है, खोखला है, ठीक है। 0.14 1 ये बताया, ये बताया। और कुछ सिर्फ सेंटर पे ही ऐसा कोई चीज है जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है चार्ज उसका, सेंटर पे कोई ऐसी चीज है, न्यूक्लियस नहीं है, जैसे उन्होंने बताया साइज 10⁻⁻15 मीटर्स, वहाँ पे एक न्यूक्लियस है, और इसके अंदर पूरे एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो वहीं पे, मतलब वहीं पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है। इसलिए जो जब भी अल्फा पार्टिकल आता था न्यूक्लियस पे टकरा था, तो रिटर्न वैसे ही जाता था, क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और न्यूक्लियस है वो उसे क्या कर रहा है, वापस वापस भेज रहा है उसी जगह पे, राइट। डिफ्लेक्ट किसे कर रहा है, सेम उसी जगह में वापस जा रहा है, रिफर है ना, ऐसे ऐसे करते रिपेल कर रहा है। चलो ये देखो मतलब क्या, सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम ऑफ न्यूक्लियस एंड इट कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, जैसे मैंने बताया न्यूक्लियस ऐसी जगह है वहाँ पे पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। और फिर अंदर से उसके बाद वो खोखला है, और वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। तो उनका पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ रुदरफोर्ड का, और उन्होंने फिर एक पिक्चर बन के दिया, पिक्चर ऑफ एटम बाय रुदरफोर्ड। ये देखो क्या है, सेंटर पे उन्होंने क्या बनाया, न्यूक्लियस, यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए पूरे एटम का, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे घूम रहे घूम रहे, यहाँ पे घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए, समझ गए ना, आगे बढ़े, इतना सब समझ गए ना, स्पीड ज्यादा नहीं थी, देखो मतलब सिर्फ डाटा इसलिए मैं पटापटा बता दिया। ये देखो, ये देखो रिजल्ट्स, देखो अभी फेल, फेल क्यों हो गया रिजल्ट, इनका एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हुआ फिर, ये एक गलती कर गए, ये सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं बता पाया एटम की, एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया रुदरफोर्ड, और क्या नहीं बता पाया, डिस्क्रीट नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि ड्रॉप आउट क्या है, फेलियर क्या था इसका, तो ये थे स्टेबिलिटी नहीं बताए और बता पाया, ठीक है। आगे बढ़ते, दे देगा न्यूक्लियस के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, तो ये फेल क्यों हुआ, देखो स्टेबिलिटी की वजह से, देखो उन्होंने क्या कहा, रुदरफोर्ड ने कहा बीच में पॉजिटिव चार्ज है, लोगों ने उनकी बात मान ली, कहा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लोगों ने उनकी बात मान ली, तो फिर लोगों ने सब कुछ माना, लेकिन लोग तब तक जरा तो होशियार हो गए थे ना, जरा वो भी इंटेलिजेंस हो गए थे, तो उन्होंने क्या बोला, एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल इमिट्स इमेज, जैसे रुदरफोर्ड ने बताया कि सेंटर पर न्यूक्लियस है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमते रहता है, लोगों ने सब माना, फिर लोगों ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि अगर इलेक्ट्रॉन उधर घूम रहा है और वो चार्ज है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा, तो उसने कहा हाँ होगा। तो लोगों ने कहा क्या करे, कोई चार्ज अगर उसके बाद एक्सीलरेशन है तो ईएम वेव्स है, उसके बाद ईएम वेव्स एमिट करता है, और ईएम वेव्स एनर्जी कैरी करती है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते 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 घूमते, जैसे उसकी एनर्जी कम होती है, तो ऐसे घूमते 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 न्यूक्लियस के अंदर गिर क्यों नहीं जाता, है ना, गिरना चाहिए। तो रुदरफोर्ड भैया तो ये बता ही नहीं पाए हमें, रुदरफोर्ड भैया ये बता नहीं पाए,
इसलिए उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो डिस्कार्ड कर दिया गया, उनकी थ्योरी फेल हो गई। तो उसके बाद आया भोर। भोर आए और इन्होंने कहा, देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने डेफिनेशन दिया कि स्टेबल ऑर्बिट रहता है। लोगों ने उसी पे देखो रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्यों ये किया, क्योंकि ये घूमते घूमते गिर जाता है, राइट। गिरना चाहिए लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ऐसा नहीं करता। तो फिर बोर ने क्या कहा, देखो इस बात में बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट के अंदर नहीं घूमता, रेडियस के ऊपर एक ऑर्बिट रहते हैं उसमें घूमता है। और इसके क्या खासियत है कि इनका इसके अंदर ये जो ऑर्बिट है इसका जो एंगुलर मोमेंटम है MVR वो कंजर्व रहता है और इक्वल टू किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के। अब इधर n क्या है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट 2 पाई, पाई सब जानते हैं, राइट। कोई भी ऑर्बिट हो अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, कोई भी ऑर्बिट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मतलब वो स्टेबल ऑर्बिट है। और स्टेबल ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इमिट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन शांति से उधर ही घूमते रहता है। तो बोर मॉडल का लिमिटेशंस क्या है कि बोर मॉडल सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन नहीं बता पाता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। और ये क्या इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लेंस भी नहीं बता पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए इनको भी मतलब फेल तो नहीं हुआ मानते लोग, लेकिन लिमिटेशन है इसके भी। ठीक है कि एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब हाइड्रोजन के लिए है या फिर हाइड्रोजन जैसों के लिए है, हीलियम पे जाओगे तो नहीं ये चलेगा, लिथियम पे जाओगे तो ये फेल हो जाएगा ऐसे। तो अभी देखो वैसे देखो अभी हीलियम है, हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो बोर मॉडल सब एक ही इलेक्ट्रॉन के वैलिड है, तो यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा। लेकिन मैं इसको अगर He+ कर दूं, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, He+ कर दूं तो ये वैलिड है क्या, हाँ सर अभी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वैलिड है। देखो लिथियम, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो और एक Li2+ बना दूं तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन का स्पीशीज हो गई, एक। तो अभी ये यहाँ पे वैलिड है क्या, हाँ। आगे बढ़ते हैं, अभी देखो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मुझे लिखनी है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की तो मैं कैसे लिखूंगा, के टाइम्स जेड, ये टोटल चार्ज क्या है, जेड इंटू ई इंटू इलेक्ट्रॉन का ई अपॉन सेपरेशन मतलब ये आर, आर का स्क्वायर इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv² बाय आर, दोनों इक्वल होने चाहिए, है क्या नहीं। इस बात में अगर ये गिर रहे हैं इसी रेडियस के अंदर घूम रहा है तो मतलब क्या है, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होनी चाहिए किसके, mv² बाय आर के, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के। और हर एक इक्वेशन क्या थी उनकी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, mvr इज nh/2 पाई, nh/2 पाई। तो अभी देखो इन दो इतने बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व करके कुछ रिजल्ट है, उसे हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर, हमें मतलब ज्यादा कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इन दो इक्वेशंस को इन दो इक्वेशंस को यूज करके क्या क्या फाइंड किया उन लोगों ने, उन्होंने फाइंड क्या क्या किया, रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसके अंदर उसकी एनर्जी क्या है, उसके अंदर उसकी वेवलेंथ क्या है। ठीक है इतने से फाइंड किया। ये देखो अभी रेडियस का फॉर्मूला क्या है फिर, 0.5 0.529 इंटू n² बाय z। n² क्या है भाई, n² है ऑर्बिट का नंबर, जिस ऑर्बिट के अंदर वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और z एटॉमिक नंबर है, जिस भी एलिमेंट का आप देख रहे हो, राइट, z एटॉमिक नंबर है। वेलोसिटी के फॉर्मूला क्या आएगा भाई, 2.19 इंटू 10⁶ z/n, ये वेलोसिटी हो गई। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी नेगेटिव है, एनर्जी क्या है नेगेटिव ऑफ 13.6 z²। हाँ एनर्जी है, एनर्जी नेगेटिव है तो एनर्जी कितने में आएंगी इसकी, -13.6 z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा क्या आएगा, 1/r। देखो लैम्डा कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट से अगर छोटे ऑर्बिट में आ रहा है, मतलब हायर टू लोअर, या फिर किसी एक ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है, तो क्या करता है, कुछ ना कुछ वेव ये करता है, वेव इमिट करता है, और उस वेव का कुछ वेवलेंथ आती है, तो उस वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है वो पता था। देखो ये देखो क्या है, 1/r इक्वल टू आर, 1r ये क्या है, 1 अपॉन लोअर ऑर्बिट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हायर ऑर्बिट स्क्वायर। मतलब ये देखो जो बता, देखो अगर मैं मानो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो 3 में से थर्ड ऑर्बिट में से सेकंड ऑर्बिट में आया, थर्ड ऑर्बिट में से सेकंड, तो इसमें हायर ऑर्बिट क्या है, थर्ड, लोअर ऑर्बिट क्या है, सेकंड, तो उसको यहाँ पुट कर दो, हायर ऑर्बिट क्या है, थर्ड, उसका स्क्वायर, लोअर ऑर्बिट क्या है, 2, उसका स्क्वायर। अभी देखो यार क्या है,
आर क्या है, पता है ना आर क्या है या भूल गए? अब आर क्या है ये कमेंट में बताओ मुझे। यस, आर की वैल्यू क्या है, 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। मीटर सेकंड क्या है, मीटर यूनिवर्स है। आर क्या है बताना मुझे, इसका नाम क्या है। अभी बढ़ते देखो, एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन जेड इक्वल टू वन, जेड इक्वल टू वन। अभी देखो अगर इसका वो एन वन है, किसका, हाइड्रोजन का एन वन है, एन वन, देखो अभी फॉर्मूला का एनर्जी का ही देखो ये। अभी जेड का इलेक्ट्रॉन, अब हाइड्रोजन है, उसका जेड भी वन है, एन भी वन है, एन वन रख दो, वन वन कैंसिल, एनर्जी क्या आएगी फिर 13.6, एनर्जी क्या आएगी 13.6। एन टू रखो, एन टू, ये तो वन है, टू मतलब फोर, 13.6 अपॉन फोर, तो एनर्जी क्या आएगी 3.4। ऐसे एन थ्री रखो, फोर रखो, फाइव रखो, एन इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो, इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो। तो देखो एन वन है तो एनर्जी क्या है हाइड्रोजन की -13.6, एन टू पे क्या आई 3.4, थ्री पे क्या आई 1.51, फोर पे क्या आई 0.85, फाइव पे क्या आई 0.54। ये याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए, याद 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 होनी चाहिए। देखो अगर, हाँ देखो अगर इतना भी एनर्जी देख ली। अभी अगर हम किसी ने आपको अगर क्वेश्चन पूछा, अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे बताओ अगर एन थ्री है, एन थ्री से एन वन में कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जंप हो रहा है एन थ्री से एन वन में, तो उसकी जो वेव आएगी, इसकी जो वेव आएगी उसका लैम्बडा कैसे निकालोगे? तो ये ट्रिक है, देखो उसका लैम्बडा वो एन ये से निकालना सीधा लगे। हमने भी पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा था, फोटोन में पढ़ा था, ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, फोटोन ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा पढ़ा था ना। तो वहां से लैम्बडा की वैल्यू निकालो एच सी बाय डेल्टा ई, एच सी बाय डेल्टा ई। अभी देखो अगर यहाँ पे क्या है एन फोर से एन वन लिया ना, चल देखो अगर एन फोर से अगर एन वन आ रहा है, एन फोर से अगर एन वन आ रहा है, तो एन फोर में एनर्जी क्या है -0.85, एन वन में एनर्जी क्या है -13.6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है -13.6। इन दोनों का डेल्टा ले लो, मतलब इन दोनों को माइनस कर दो। एन फोर में एनर्जी क्या है 0.85, यहाँ पे 13.6, इन दोनों को माइनस करो। एच सी की वैल्यू मैं बता चुका हूँ आपको पीछे, क्या क्या एच सी की वैल्यू क्या है 12400, कैलकुलेशन के लिए। एंगस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रॉन्ग मतलब दो जीरो आने चाहिए, 12400 अपॉन डेल्टा ई, डेल्टा ई क्या है यहाँ पे 0.85, यहाँ पे 13.6, दोनों को माइनस करो, जो आएगा वो यहाँ पे रखो, आपको लैम्बडा मिल गया। इजी, इजीली लैम्बडा मिल गया, राइट। अभी देखो वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फिफ्थ ऑर्बिट टू सेकंड। ठीक है, अब देखो फिफ्थ ऑर्बिट में एनर्जी क्या है -0.54, सेकंड में क्या है -3.4, राइट। तो इन दोनों को क्या करो, इन दोनों का डेल्टा ही लो, डेल्टा ही क्या आता है 2.85 आया। अब लैम्बडा क्या है एच सी बाय डेल्टा ही, एच सी क्या है 12400, डेल्टा ही क्या है 2.85, वैल्यू क्या है 4350। और विजिबल है, क्यों विजिबल स्पेक्ट्रम की क्या होती है वेवलेंथ 3000 से 7000, तो इसकी वैल्यू क्या है 4000 दिखी गई है। देखो ये अगर हाइड्रोजन नहीं है और कोई अगर दूसरा एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन नहीं है कुछ, तो अभी देखो ये देगा, अगर दूसरा कोई आइटम, दूसरा अगर कोई आइटम दे दिए तो कैसे करोगे, लैम्बडा इक्वल टू 12400 डेल्टा इंटू जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर क्या है एटॉमिक नंबर है उस एटम में। अगर हाइड्रोजन नहीं है कुछ दूसरा दिया, अगर लिथियम दे दिया, बेरिलियम दे दिया, बोरॉन दे दिया, ऐसा कुछ भी, तो जेड का स्क्वायर करना। चलो आगे देखो, अभी देखो एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट। अभी देखो एन वन, एन वन है मतलब क्या है ग्राउंड स्टेट के ऊपर है, एन टू है मतलब क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, एन थ्री मतलब क्या है सेकंड एक्साइटेड, एन फोर थर्ड एक्साइटेड, एन फाइव फोर्थ एक्साइटेड। मतलब एन निकलना होगा, अगर उसने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, मतलब उसका एन क्या है थ्री है, कैसे एक्साइटेड स्टेट प्लस वन, खत्म। अभी देखो एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इन एन इन डबल आयोनाइज लिथियम, डबल आयोन मतलब Li2 प्लस है, आराम से इसके तरह बोर मॉडल लगा सकते हैं। थर्ड एक्साइटेड मतलब क्या एन फोर है, ग्राउंड स्टेट मतलब क्या एन वन है। क्या पूछा है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन दस रिलीज, जैसे पहले क्या वैसे है। अब एन थर्ड एक्साइटेड मतलब एन फोर है, तो यहाँ पे एन फोर में फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी निकाल लो, ग्राउंड में -3.6 पता ही है, दोनों को माइनस कर दो और लैम्बडा देखो वन टू, ये देखो अभी दो फॉर्मूले है, ये देखो लैम्बडा इक्वल टू 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमस्ट्रॉन्ग अपन डेल्टा ई, और 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमस्ट्रॉन्ग डेल्टा इंटू जेड। यूज क्या करना है, दिया क्या है लिथियम, हाइड्रोजन है क्या नहीं, तो ये कैंसिल इंटू जेड स्क्वायर करना पड़ेगा। लैम्बडा इक्वल टू 12400, अब इन दोनों की एनर्जी ली माइनस की, ये आया लैम्बडा लिथियम का एन क्या है, ये क्या है जेड क्या है थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन करो 108 एमस्ट्रॉन्ग।
ये देखो ये हो गया। अभी आता है, अभी हम आते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देख लिया, समझ गए सब लोग? समझ गए, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। चलो आगे, अब ये इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इमिशन स्पेक्ट्रम दो, अगर कहीं से अगर एक्साइड कोई भी एक्साइडेड स्टेट से अगर आप सीधा ग्राउंड स्टेट में आ रहे हो, ठीक है, अगर 5 है 6 है इन्फिनिटी कहीं से भी आप उठ के अगर आप ग्राउंड स्टेट में आ रहे हो तो उस सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज। अगर वैसे ही अगर आप किसी कहीं कोई भी एक्साइडेड स्टेट से अगर उठ के अगर सेकंड फर्स्ट एक्साइडेड में आ रहे हो, मतलब n इक्वल टू 2 में आ रहे हो, सेकंड ऑर्बिट में आ रहे हो, तो उसे कहते हैं बाल्मर सीरीज। वैसे ही अगर किसी कहीं से भी आप अगर थर्ड में आ रहे हो तो उसे कहते हैं पास्चन। कहीं से उठ के अगर फोर्थ में आ रहे तो कहते हैं बार्मर। वैसे ही कोई भी एक्साइडेड स्टेट से अगर आप फिफ्थ में आ रहे हो तो कहते हैं पी फंड। अभी देखो ये पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज किस में आता है, ये किस में आती है, यूवी रेज में आती है। लाइमन सीरीज यूवी में आती है, बाल्मर विजिबल में आती है, और बाकी के सब इंफ्रारेड, बाकी सब इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड। अगर पूछे कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेव्स लेंथ कितने पॉसिबल लेंथ आ सकते हैं, तो देखो n इंटू एन माइनस वन, मतलब n देखना है कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो देखना है, कहाँ से कहाँ आ रहा है, बात खत्म। समझे, n इंटू एन माइनस वन, खत्म। आगे आगे देखो, ये है सीरीज, ये देख रहे थे, देखो एन की वैल्यू वन है, फिक्स है। अगर एन टू कुछ भी रहो, फिर मतलब हायर ऑर्बिट कुछ भी रहो, 2 रहो, 3 रहो, 4 रहो, 5 रहो, इन्फिनिटी रहो, इससे क्या कौन सी सीरीज है वो, लाइमन। और उसकी पोजीशन क्या स्पेक्ट्रम में, अल्ट्रा वायलेट। उसके वैसे ही बाल्मर सीरीज, बाल्मर में एन वन क्या है, उसका एन क्या है, 2, वो फिक्स है। फिर टू फिर उसके हायर कुछ भी रहो, हायर 2, 3, 4, 5, 7, 8 कोई भी, वो किस में आती है, बाल्मर। इसका क्या पोजीशन है, ये विजुअल में आती है। ये पूछते हैं वो लाइमन बाल्मर, इसमें आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो पास्चन सीरीज में एन क्या है, 3, इसकी वैल्यू क्या है, एन टू की वैल्यू क्या कुछ भी हो सकती है, 4, 5, 6 के बाद कुछ भी। बाल्मर की एन वन फिक्स है, 4 है, फिर 4 छोड़ो, उसका हायर क्या है, 5 है, कुछ भी। पी फंड वैसे। अभी देखो टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस के इक्वल टू पी बाय 2, ये हर जगह लगाते हैं, मैकेनिज्म में बहुत लगा है, पता है ये सब, ठीक है, ये सबको पता है। पी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ की, पी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ की, ऐसा। और पी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस की भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये ध्यान में रखो, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों नेगेटिव है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों नेगेटिव है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी स्क्वायर है और मास नेगेटिव हो नहीं सकता। समझ गए? तो अभी देखो काइनेटिक फॉर्मूला क्या है, प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एनर्जी निकाले थे ना पीछे, देखिए ना फॉर्मूला वो, लेकिन ये पॉजिटिव है, 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ के ही है, ये तो कोई यहाँ से देख सकते हो आप। P इक्वल टू माइनस के इक्वल टू पी बाय 2, तो पी निकले तो 2 टाइम्स ऑफ के, या फिर पी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के, कुछ भी। ठीक है, तो क्या 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, पी क्या होगा फिर, माइनस नेगेटिव में आएगा ये, 27/2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, टी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अभी क्वेश्चन भेज दूंगा, इसके देख लेना। हमने भी पूरा 2 चैप्टर देख लिया अभी, देखो कितने छोटे छोटे चैप्टर थे, कुछ था इनमें, दम ही नहीं है इसमें। देखो एटम्स देगा, ये डेविडसन देगा, डेविडसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये सब देगा, राइट, देख लिया ना? यस। तो अभी मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। अभी अगला लेक्चर शायद हमारा सेमीकंडक्टर देखते हुआ तो वो लेते, नहीं तो फिर हम अगला लेक्चर हम रखते हैं फिजिक्स के अंदर, क्या रखेंगे कमेंट में बताओ मुझे, अगला लेक्चर क्या चाहिए, अगला लेक्चर क्या चाहिए बताना कमेंट में, ठीक है। और ऐसे भी और नए नए लोग ढूंढे जा रहे हैं, देखते हैं, और लोग आएंगे इसमें, फिजिक्स के लिए भी और कुछ कोई आएगा, ठीक है, बायो के लिए भी आने वाले, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी एक नया कुछ आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और आपको जो जो दिक्कत आ रही है वो हमें बताइए, ये चैनल आपका है, आपका अपना है, आपके दिक्कत बताइए, आपके दिक्कत सॉल्व हो गए, यस, आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ाई करते रहे।